हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का मजेदार उपन्यास फ्रंट पेज का पार्ट 6। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। क्योंकि पति के हक में पत्नी की गवाही नहीं चलती, खिलाफ भी नहीं चलती, चाहे सच हो। अगर किसी और साधन से सच्चाई की तस्दीक न हो सकती हो तो चाहे सच हो, जब तस्दीक की नौबत आएगी तो जो साबित होगा वह इन उसके उलट होगा जो तुम साबित करना चाहती हो। अकेला भर्था का बयान ही यह साबित करने के लिए काफ़ी होगा कि कत्ल के वक्त के आसपास शशांक यहाँ था, मेरे बेडरूम में, न कि मौके वारदात पर। वहाँ होने में भी क्या अड़चन है, खास तौर से तब जबकि इमारत से बाहर भी निकले बिना एक विंग से दूसरे विंग में जाने का तुम्हें रास्ता आता हो। अब सोनी साफ साफ चिंतित दिखाई देने लगी। अब तुम तसल्ली से पुलिस के जरे साया बैठकर अपना अगला झूठ निर्धारित करो। बंदा चला। सीढ़ियाँ उतरता सुनील सोच रहा था। रिवॉल्वर चोरी हुई थी, लेकिन हर किसी की भरपूर तलाशी के बावजूद बरामद नहीं हुई थी। वह सोच रहा था कि अगर चोर की जगह वह खुद होता तो उसने रिवॉल्वर कहाँ गायब की होती। कैसे उसने उसे इंस्पेक्टर मनोहर सिंह के कोट की जेब से निकालकर कमरे से बाहर रवाना किया होता। तत्काल उसके जेहन में खुली खिड़की का अक्स उभरा। चोरी के बाद रिवॉल्वर को अपने पास रखने या कहीं और छुपाने की कोशिश करने से कहीं ज़्यादा सहूलियत का काम चोर के लिए यह होता कि वह रिवॉल्वर को खिड़की से बाहर फेंक देता। कोट में से निकालकर रिवॉल्वर को खिड़की से बाहर उछाल देना पलक झपकते हो जाने वाला काम था। वह याद करने की कोशिश करने लगा कि उसने किस किस को खिड़की के करीब देखा था। कई सूरतों के अक्स उसके जहन में उभरे। वह चुपचाप सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। खिड़की के बाबत उसका अंदाजा था कि वह उस गली में खुलती है जिसके रास्ते चंद्रा चंदावरकर ने वहां से जाने को कूच किया था। बहुत सावधानी से वह पहले बेसमेंट में और फिर उस दरवाजे पर पहुंचा जो उसने चंद्रा चंदावरकर के लिए खोला था। सीढ़ियाँ चढ़कर वह ऊपर पहुंचा। उसने दूसरा स्प्रिंग लॉक वाला दरवाज़ा भी खोला और बाहर अंधेरी गली में कदम रखा। उसने सिर उठाकर ऊपर झाँका तो पाया कि पांडे के ऑफिस की खुली खिड़की वहाँ से थोड़ा ही परे थी। गली में दबे पांव चलता हुआ वह इन खिड़की के नीचे पहुंचा। उसने अपनी जेब से सिगरेट लाइटर निकालकर जलाया और उसकी रोशनी में आंखें फाड़ फाड़ कर गली में इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। रिवॉल्वर अगर खिड़की से नीचे फेंकी गई थी तो उसे यहीं कहीं होना चाहिए था। वह लगभग दोहरा होकर लाइटर की नाकाफी रोशनी में गली की निगाहबनी करने लगा। तभी एक धीमा सा स्वर उसके कान में पड़ा, सीधे हो जाइए जनाब, और अपने हाथ अपने सिर से ऊपर उठा लीजिए। मजूमदार की आवाज़ सुनील ने साफ पहचानी। वह सीधा हुआ। उसने घूमने की कोशिश की तो मजूमदार ने अपनी रिवॉल्वर की नाल से उसकी पीठ को ठहूका। प्यारे लाल, सुनील खोखली हंसी हंसा। मेरे सिर पर सवार होने में तो तुमने पेशेवर चोरों को मात कर दिया। कोई हॉर्न वॉर्न तो बजा देना चाहिए था ताकि मुझे पता लग जाता कि तुम आ रहे हो। मिली? मजूमदार यूं बोला जैसे सुनील की कोई बात उसने सुनी ही न हो। क्या? वही जिसकी तलाश में यहाँ पहुँचे हो। क्या भाई? रिवॉल्वर? कौन सी रिवॉल्वर? जो तुमने इंस्पेक्टर के कोट की जेब से चुराकर खिड़की के रास्ते यहाँ नीचे फेंकी थी। मैंने? और किसने? ऊपर हुई बात का बहुत जल्दी बदला ले लिया प्यारे लाल। लेकिन एक मिनट खामोश खड़े हो। मजूमदार उसकी जेब टटोलने लगा। रिवॉल्वर मेरे मुंह में है, सुनील बोला। मजूमदार ने उत्तर न दिया। वह तलाशी से निपटा तो एक कदम पीछे हटा। हाथ नीचे गिरा लो, वह बोला, लेकिन भाग निकलने की कोशिश मत करना। मैंने भागकर कहाँ जाना है? अब आ ही गए हो तो आओ रिवॉल्वर तलाश करने में मेरी मदद करो। वो पुलिस का काम है। तुम अब मेरे साथ भीतर चलोगे। भीतर कहाँ? इंस्पेक्टर मनोहर सिंह के पास। वो किस लिए? ताकि वो तुमसे सवाल कर सके कि क्यों तुमने उसके कोट की जेब से रिवॉल्वर चोरी की और खिड़की के रास्ते यहाँ गली में फेंकी। नॉनसेंस। और अब उसे वापस तलाश कर चुकने के बाद तुम उसका क्या करने जा रहे थे? तुम अपने आप को क्या समझते हो भाई? कुछ नहीं, आगे बढ़ो।
पहले मेरी पीठ पर से रिवॉल्वर तो हटाओ। मजूमदार ने वैसा कोई उपक्रम न किया। मुझे गुदगुदी हो रही है, मैं हंसने लगूंगा। मजूमदार ने रिवॉल्वर उसकी पीठ से हटा ली। वह उसे इमारत के मुख्य द्वार की दिशा में लेकर चला। मुख्य द्वार के करीब पहुंचने से पहले मजूमदार ने अपनी रिवॉल्वर अपनी जेब में रख ली। दोनों इमारत में दाखिल हुए। मजूमदार सीधा उसे पांडे के ऑफिस में ले आया। वहां इंस्पेक्टर मनोहर सिंह और सुमन साल्वी के अलावा परिवार के बाकी तीनों सदस्य भी मौजूद थे। लगता था मनोहर सिंह का मिसेस साल्वी से इंटरव्यू तभी खत्म हुआ था। मनोहर सिंह ने प्रश्न सूचक नेत्रों से बारी बारी सुनील और मजूमदार की तरफ देखा। रिवॉल्वर मिली? मजूमदार बोला। नहीं। मनोहर सिंह बोला। यहाँ मिल सकती भी नहीं। मतलब? वो रिवॉल्वर आपको नीचे गली में कहीं पड़ी मिलेगी। क्या मतलब? इनका ख्याल है, सुनील बोला, कि किसी ने रिवॉल्वर आपकी कोट की जेब से निकालकर खिड़की के रास्ते नीचे गली में फेंक दी थी। यह मेरा ख्याल नहीं, मजूमदार बोला। दावा है, और ऐसा किसी ने नहीं किया था, खुद इसने किया था। आप लोग? मनोहर सिंह बेसब्रेपन से बोला। पहलिया बुझाना बंद कीजिए और साफ साफ बताइए कि क्या किस्सा है। किस्सा मामूली है, सुनील जल्दी से बोला। मेरे को इस बात की संभावना दिखाई दी थी कि शायद किसी ने रिवॉल्वर को यहाँ की खुली खिड़की से बाहर उछाल दिया था। मैं नीचे गली में जाकर रिवॉल्वर तलाश करने की कोशिश कर रहा था, जबकि मजूमदार भी वहाँ पहुँच गया था और अपनी रिवॉल्वर से मुझे धमकाने लगा था। धमकाने नहीं लगा था, मजूमदार बोला। तुम्हें कोई बेजा हरकत करने से रोकने लगा था। मैं वहाँ क्या बेजा हरकत कर सकता था? तुम वहाँ से रिवॉल्वर गायब कर सकते थे। मैं रिवॉल्वर गायब करने के लिए नहीं, उसे तलाश करने के लिए गया था। ये सब कहने की बातें हैं। तुम्हारी ऐसी भली नीयत होती तो तुमने रिवॉल्वर पहले चोरी ही न की होती। अबे साले चिमनी के दुए! सुनील हत्थे से उखड़ गया। कौन कहता है रिवॉल्वर मैंने चोरी की थी? तुम्हारी हरकतें कहती है, और खबरदार जो मुझे गाली दी। गाली तो मैं। तभी एकाएक कक्ष का दरवाज़ा खुला और रमाकांत ने भीतर कदम रखा। इमारत में आग लग गई है, वह बोला। सब भौचक्के से उसका मुंह देखने लगे। आग? फिर मनोहर सिंह बोला। कहाँ? बेसमेंट में। लेकिन बहुत जल्द आग सारी इमारत में फैल सकती है। तत्काल अफरा तफरी मच गई। एकाएक सब एक साथ वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। तभी दौड़ता हुआ पांडे वहाँ पहुँचा। जिस कमरे से हर कोई कूच कर जाना चाहता था, वह उसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। मेरे ज़रूरी कागजात, मेरे ज़रूरी कागजात, वह बदहास स्वर में कह रहा था। मेरे ज़रूरी कागजात। सब बाहर हॉल में पहुँच गए। वहाँ वातावरण में फैलते धुएं की गंध साफ महसूस की जा सकती थी। पांडे एक बड़े से ब्रीफकेस के साथ अपने ऑफिस से बाहर निकला। क्या हो रहा है यहाँ? मनोहर सिंह अपना कोट पहनता हुआ असहाय भाव से बोला। यह मुसीबत केस मेरे ही गले पड़ना था। कोई कुछ न बोला। सब लोग इमारत से बाहर निकल जाइए। वस्तुतः उसके ऐसा कहने से पहले ही हर कोई बाहर को लपका जा रहा था। मनोहर सिंह, सुनील और रमाकांत लगभग एक साथ इमारत से निकलकर मेन रोड पर पहुंचे। उनके पीछे अपना ब्रीफकेस संभाले पांडे बाहर निकला। बाहर भीड़ जमा होने लगी थी। इमारत से निकले आदमियों के अलावा राहगीर भी वहां रुकने लगे थे और तमाशबीन जमा होने लगे थे। लोगों को यहाँ जमा मत होने दो, मनोहर सिंह अपने सिपाहियों को आदेश दे रहा था। उसने अपने एएसआई को करीब बुलाया, जल्दी जल्दी उसे कुछ समझाया और फिर एकाएक वापस इमारत में दाखिल हो गया। अब इमारत के खुले प्रवेश द्वार में से घना धुआं बाहर निकलने लगा था। कुछ क्षण बाद घने धुएं को चीरते हुए 3 पुलिस वाले मुख्य द्वार से बाहर निकले। सड़क पर ट्रैफिक जाम वाली हालत पैदा होती जा रही थी। फिर दूर कहीं से फायर ब्रिगेड के इंजन की घंटियों की आवाज़ आने लगी। फायर ब्रिगेड के लिए जगह बनाने की गरज से पुलिस वाले लोगों को इमारत से परे धकेलने लगे। आग कैसे लग गई? सुनील बोला। क्या पता कैसे लग गई, रमाकांत बोला। मैं थोड़ी देर पहले तो बेसमेंट में गया था, तब तो वहाँ कुछ भी नहीं था। बाद में लग गई होगी प्यारियों, कागज़ किताबों का मेला है यहाँ। ऐसे माल को आग लगते क्या देर लगती है? तुम्हारी तवज्जो कैसे गई बेसमेंट की तरफ? मैं दरअसल तभी बाहर से आया था। बाहर से? हाँ, मुझे एकाएक याद आ गया था कि शंकर रोड के मोड़ पर ही एक बार था।
यानी कि शक्करपारे ने शक्कर तलाश कर ही ली। रमाकांत हंसा। मेरा हिस्सा कहाँ है? अभी वापस बार में चलते हैं प्यारियों, बस जरा इमारत फूंक लें। आग दूसरे विंग की ओर भी फैल सकती है। बिल्कुल फैल सकती है मालकों, सारा ब्लॉक जलकर राख हो सकता है। मुकद्दर खराब होना चाहिए, क्या नहीं हो सकता। तभी फायर ब्रिगेड का पहला इंजन वहां पहुंचा। तभी एकाएक इमारत की तब तक जलती बत्तियां बुझ गई। जरूर आग से बिजली की तारें नष्ट होने लगी थी। फायरमैन इमारत में दाखिल होने लगे। सुनील मनोहर सिंह के बारे में सोच रहा था। वह अभी तक भी इमारत से बाहर प्रकट नहीं हुआ था। उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। उसे सड़क के पार फुटपाथ पर अलकनाथ पांडे दिखाई दिया। ब्रीफकेस उसने अपनी छाती के साथ दबोचा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे और वह पलके झपकाता अपनी तबाही का नज़ारा कर रहा था। पता नहीं उसकी जायदाद, उसका धंधा इंश्योर्ड भी था या नहीं। फिर इमारत पर पानी की बौछारें पड़ने लगी। फिर एकाएक इमारत के मुख्य द्वार पर हलचल दिखाई दी। सुनील ने उचक कर सामने देखा। दो फायरमैन आगे पीछे चलते हुए उनके बीच उचेत इंस्पेक्टर मनोज सिंह को उठाए हुए बाहर निकल रहे थे। उन्होंने लपक कर सड़क पार की और मनोज सिंह को फुटपाथ पर लिटा दिया। क्या हुआ? सुनील बोला। धुएं से बेहोश हो गए। जो जवाब मिला वो सर्वदा अप्रत्याशित था। इन्हें, एक फायरमैन बोला। गोली लगी है। सुनील और रमाकांत की तलाश शंकर रोड के कोने वाले बार में बैठे थे। एक बड़ा सजीला नौजवान स्टीवर्ट उनके करीब पहुंचा। रमाकांत को शायद वह उसके अभी थोड़ी देर पहले के फेरे में पहचान गया था, इसलिए उसने उसे एक बड़ी चमकीली स्वागतपूर्ण मुस्कुराहट पेश की और फिर बोला, क्या लेंगे साहब? पता नहीं, रमाकांत बोला। उस अप्रत्याशित जवाब से स्टीवर्ट हड़बड़ाया। वह सुनील की तरफ घूमा और बोला, और आप? जो साहब लेंगे, सुनील बोला। लेकिन साहब को तो अभी पता नहीं कि वो क्या लेंगे। जब पता लग जाएगा तो तब सही। यानी कि आप वो लेंगे जो साहब तब लेंगे जब उन्हें सूझ जाएगा कि वो क्या लेंगे। लेकिन क्योंकि अभी साहब को कुछ सूझ नहीं रहा है, इसलिए वो नहीं ले सकते और आप भी नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकता मैं, जो साहब को अभी सूझा नहीं है? सुनो, रमाकांत बोला, तुम साहब को वो दो जो मुझे सूझ नहीं रहा। जी, लेकिन साहब को तो अभी पता नहीं कि वो क्या लेंगे। जब पता लग जाएगा तो तब सही। यानी कि आप वो लेंगे जो साहब तब लेंगे जब उन्हें सूझ जाएगा कि वो क्या लेंगे। लेकिन क्योंकि अभी साहब को कुछ सूझ नहीं रहा है, इसलिए वो नहीं ले सकते और आप भी नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकता मैं, जो साहब को अभी सूझा नहीं है? सुनो, रमाकांत बोला, तुम साहब को वो दो जो मुझे सूझ नहीं रहा था। जी, स्टीवर्ट बोला, क्योंकि अब मुझे सूझ गया है कि मैं क्या लूँगा। यानी कि जो आपको पहले पता नहीं था और जो आपको अब सूझ गया है। वो जो ये साहब पहले नहीं ले सकते थे, अब आपको सूझ जाने की वजह से अब ले सकते हैं। दुरुस्त। तो आप क्या लेंगे? डबल जॉनी वॉकर ब्लैक विथ सोडा एंड ग्रिड किडनी एंड लीवर विथ पोटैटोस एंड बीन्स। मेरे लिए, सुनील बोला। लार्ज जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विथ सोडा एंड स्मोक फिश विथ कैरेट पीज एंड फ्राइड अनियन रिग्स। लेकिन स्टीवर्ट सकपकाया, आप तो वो लेने वाले थे जो साहब लेने वाले थे। तब मुझे पता नहीं था कि साहब क्या लेने वाले थे। अब पता लग गया है तो मैं साहब के ऑर्डर के पास भी नहीं फटकना चाहता। प्यारियों, रमाकांत बोला, ऐसी बात है तो क्यों न दोनों ही बुनी हुई कुकड़ी मंगा ले। ठीक है, सुनील बोला। विस्की का ऑर्डर वही जो बोला। रमाकांत स्टीवर्ट से संबोधित हुआ। साथ में बुनी हुई कुकड़ी ला। वो क्या होती है? स्टीवर्ट बोला। ओए, तंदूरी चिकन नहीं समझता? तंदूरी चिकन वो तो ख़त्म है। तो जो है वो ले आ। चिकन टिक्का। ठीक है, अब हिल भी। दिमाग चाट गया। वो भी है साहब। क्या दिमाग? अगर चाटना हो तो। रमाकांत ने कहर भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। ड्रिंक्स एंड चिकन टिक्का। स्टीवर्ट व्यस्त भाव से बोला, कमिंग अप राइट अवे सर। मायवा। पीछे रमाकांत बोला, हमारे ही जैसा मस्करा था। हमारे जैसा नहीं,
सुनील बोला, सिर्फ तुम्हारे जैसा। ओ चलो एंदा ही सही प्यारियो, तुसी राजी रहो साड़ा की। 12.5 दे 12 आने हो जान। सुनील ने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाल लिया। उसकी देखा देखी रमाकांत ने भी अपना 4 मीनार का पैकेट निकाला और फिर दोनों सिगरेट में मशगूल हो गए। तब तक इंस्पेक्टर मनोहर सिंह की लाश की बरामदगी के बाद से 2 घंटे गुजर चुके थे। आग तब तक बुझाई जा चुकी थी। सौभाग्यवश आग बेसमेंट से आगे नहीं फैल सकी थी और फायर फाइटर की मुस्तैदी से अब उस पर काबू पा लिया गया था। यह रहस्य अभी भी नहीं खुल सका था कि आखिर आग कैसे लग गई थी। ऊपर से एक पुलिस ऑफिसर के सनसनीखेज कत्ल ने आग की घटना को वैसे भी गौण बना दिया था। चंद घंटे के वक्फे में वहां 2 कत्ल हो गए थे। एक आगजनी का केस हो गया था और किसी के पास किसी बात का कोई हल नहीं था। तफ्तीश से जो भी कुछ सामने आया था वह इस प्रकार था। मनोहर सिंह का कत्ल ग्राउंड फ्लोर के उस हॉल में हुआ था जहां की समारोह का आयोजन था। उसको बहुत करीब से शूट किया गया था। वह 32 कैलिबर की रिवाल्वर की एक इकलौती गोली का शिकार हुआ था। घटनास्थल से कोई रिवाल्वर बरामद नहीं हुई थी और जैसी कि सुनील और मजूमदार दोनों को उम्मीद थी, बाजू की गली से भी कोई रिवाल्वर बरामद नहीं हुई थी। आम धारणा यही थी कि सालवी की जो रिवाल्वर गायब थी उसी से इंस्पेक्टर को शूट किया गया था। अलबत्ता इसकी कोई वैज्ञानिक तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई थी। गायब रिवाल्वर अब एक बड़ा रहस्य था। उस रिवाल्वर को गायब करने में दिलचस्पी। सुनील बड़बड़ाया, रिवाल्वर के मालिकान की ही हो सकती है। कहना आसान है प्यारियो, रमाकांत बोला, लेकिन सालवी परिवार के किसी मेंबर ने रिवाल्वर अगर गायब की हो तो कैसे की हो, यह बताओ। रिवाल्वर गली में मिल जाती तो मेरी इस बात की पुष्टि हो जाती कि उसे पांडे के ऑफिस की खिड़की से बाहर फेंक दिया गया था, लेकिन वो वहाँ नहीं मिली। तो कहाँ गई? कोई बड़ी बात नहीं कि रिवाल्वर अभी भी इमारत में ही हो। बावजूद इतने हो हल्ले के। हाँ, इमारत में कहाँ? क्या पता कहाँ। ऐसी अटकलें लगाने से फ़ायदा। चल नहीं लगाते। सुनील कुछ क्षण खामोश रहा। उसने बड़े विचारपूर्ण ढंग से विस्की का एक घूंट पिया, सिगरेट का एक कश लगाया। आग खामखा नहीं लग सकती। फिर वह बोला, आप क्या प्यारियों? रमाकांत बोला, कुछ भी खामखा नहीं हो सकता। आग किसी ने किसी खास मकसद के लिए लगाई थी। किस मकसद के लिए? किसी ज़्यादा अहम बात की तरफ से हर किसी का ध्यान हटाने के लिए। फिर तो यह काम साल्वियों का ही हो सकता है। उन्होंने आग के हवाले में रिवाल्वर गायब कर दी। नहीं, उनमें से किसी को भी दूसरी मंजिल से उठकर चुपचाप बेसमेंट में जाकर आग लगा आने का मौका हासिल नहीं था। साल्वी परिवार के चारों सदस्य हर घड़ी हर किसी की निगाह में थे। प्यारियों, एक 5वां सदस्य भी तो है। 5वां सदस्य, वो तांत्रिक रंगास्वामी। उसको भी तुम साल्वी परिवार का ही सदस्य समझो। वो बहुत मायावी आदमी है। वो कुछ भी कर सकता है। वो दूसरी मंजिल पर बैठा बेसमेंट में आग नहीं लगा सकता। शायद लगा सकता हो। वो मंत्र मारकर अपने किसी फेवरेट भूत को तलब कर सकता है और उसे कह सकता है, चलो ये भूतनीदार रिवाल्वर गायब कर दे, बेसमेंट में आग लगा दे। क्या बक रहे हो? अच्छा, रमाकांत आंखें निकालता हुआ बोला, मैं बक रहा हूँ? हाँ, चल बक रहा हूँ तो बक रहा हूँ ही सही। तू कहता है तो मान लेता हूँ कि मैं बक रहा हूँ। आखिर यार है तू, तेरा दिल तो रखना पड़ेगा। आग लगने से थोड़ी देर पहले मैं बेसमेंट में था। लगता है मेरे पीछे पीछे ही कोई आग लगाने वहाँ पहुँच गया था। मजूमदार मुझे इमारत के मेन गेट से वापस लाया था। हम बेसमेंट से ही वापस लौटे हो तो ज़रूर उसी घड़ी वहाँ आग लगाने का उपक्रम करते किसी व्यक्ति से टकरा गए होते। यह जानने का कोई साधन भी तो नहीं है कि आग लगने के वक्त कौन गायब था। कोई भी गायब नहीं था। हर कोई किसी न किसी की निगाह में था। मजूमदार नहीं था। मतलब जैसे मैं चुपचाप चोरों की तरह गली में पहुंचा था, वैसे ही वो चुपचाप चोरों की तरह मेरे पीछे गली में पहुंच गया था। उसके बताई हर किसी को मालूम हुआ था कि वह कहाँ था और क्या करता रहा था। जैसे उसे गली में पहुंचते हुए किसी ने नहीं देखा था, वैसे ही हो सकता है उसे बेसमेंट जाते भी किसी ने ना देखा हो। रिवाल्वर भी उसी ने गायब की होगी। क्यों नहीं? फिर गायब रिवाल्वर की तलाश का ड्रामा किस लिए?
वो तो यही जाहिर कर रहा था कि तुम्हारे पीछे गली में आकर वह रिवॉल्वर को गायब हो जाने से रोक रहा था। वो सब ड्रामा असली है, क्योंकि वो जानता था कि जो रिवॉल्वर वह खुद गायब कर चुका था वह गली में बरामद हो ही नहीं सकती थी। उसने रिवॉल्वर क्यों गायब की? हत्या का अपराध छुपाने के लिए। वो रिवॉल्वर बरामद न होने पर पुलिस निर्विवाद रूप से कुछ सिद्ध नहीं कर सकती थी। फौजदार को मजूमदार ने शूट किया? मुमकिन है। वो कहता है वो तस्वीरें खींच रहा था। हर किसी को इसी भरम में रखकर वह फौजदार पर बखूबी गोली चला सकता था। उसके पास हत्या का उद्देश्य, फौजदार की विरासत, वो वसीयत जो पांडे के दफ्तर में टंगी हुई है। प्यारियो, यह तो तुम ठीक ही कह रहे हो। मजूमदार को फौजदार की कमाई का 10% मिलता था, बिना कोई एफर्ट किए, बिना कोई जमारी किए। उसे तो फौजदार के जिंदा रहने में फ़ायदा था, न कि मर जाने में। ऊपर से वह वसीयत पता नहीं मान्य भी है या नहीं। मान्य तो है तो उसके 2 वारिस और भी दर्ज हैं, लेकिन उनमें से एक मलिक साहब है। फौजदार की दौलत मलिक साहब के लिए चिड़िया का चुक्का भी नहीं है। बाकी रहा पांडे, उसने खुद ही अपने ऑफिस को आग लगा दी हो। यह क्या मानने की बात है? रमाकांत ने इनकार में सिर हिलाया। ऊपर से फौजदार के कत्ल के वक्त पांडे स्टेज पर बैठा था। वह फौजदार पर गोली चला ही नहीं सकता था। यह तो है रमाकांत, कत्ल अगर वसीयत की वजह से हुआ है तो यह उस मंजूमदार के घोड़े का काम है। तुम्हें उससे खुद तक हो गई मालूम होती है। साला कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बनता है। गली में मुझे ही चोर और हत्यारा साबित करने में तुला हुआ था। तुम्हारे ख्याल से मनोहर सिंह का कत्ल क्यों हुआ? उसमें कोई खास रहस्य नहीं, क्योंकि जवाब आसान है। क्यों का क्या जवाब है? यहाँ तो आग लगने के बाद इमारत में उसने हत्यारों को रंगे हाथों पकड़ लिया था, और यहाँ कोई ऐसा सबूत उसके हाथ में लग गया था जो कि निर्विवाद रूप से हत्यारे की शिनाख्त करा सकता था। उसका मुंह बंद रखने के लिए ही हत्यारे ने उसे शूट कर दिया। ओह, जैसे मुझे पता है कि आग लगने की खबर आम होने के बाद, एक बार इमारत से निकल आने के बाद मनोहर सिंह फिर भीतर गया था, ऐसे ही अगर यह पता लग जाए कि उस घड़ी और कौन भीतर गया था तो हत्यारे की शिनाख्त हो सकती है। कोई भी नहीं गया था, सब लोग बाहर थे। एक बार आग लग जाने के बाद भीतर यहाँ तो पुलिस वाले गए थे, यहाँ फायर ब्रिगेड वाले मुख्य द्वार से। लेकिन इमारत में दाखिल होने के 2 रास्ते और भी उपलब्ध हैं। 2 रास्ते, एक गली की ओर वाला बेसमेंट का रास्ता, जो कि मजूमदार के साथ मेरे उधर से वापस न लौटने की वजह से खुला रह गया था, और दूसरा पांडे की प्रॉपर्टी की इमारत के पूर्वी विंग से जोड़ने वाला वो रास्ता जिसकी चाबी मुझे सोनी ने दी थी। सोनी सोनी को तो हम भूल ही गए थे। इन तमाम वाक़यात के वक्त वो कहाँ थी? यही तो वो लाख रुपए का सवाल है जिसका जवाब हमने हासिल करना है। वो काबिले एतबार छोकरी नहीं, जितनी ज़मीन से बाहर दिखाई देती है उतनी ही भीतर है। वो कुछ भी कर सकती है, उसने कुछ भी किया हो सकता है। प्यारियो, मुझे एक बात सूझी है। क्या? इमारत में से सबसे आखिर में बाहर 3 पुलिस वाले और मजूमदार निकले थे। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले भीतर से मनोहर सिंह की लाश ही बाहर लाए थे। तो अगर उन चारों में से किसी ने मनोहर सिंह का खून नहीं किया था तो क्या इसका मतलब यह न हुआ कि हत्यारा तब भी जलती इमारत के भीतर ही कहीं था? कौन? सब लोग तो बाहर मौजूद थे, कोई तो भीतर होगा। मैंने किसी न किसी घड़ी हर किसी को बाहर देखा था। वधिया, फिर इसका मतलब यह हुआ कि जब मनोहर सिंह को गोली लगी तब वह भीतर इमारत में अकेला था। यानी कि उसने खुद को अपने आप को गोली मारी और रिवॉल्वर निगल ली। ठीक? तुम्हें नशा हो गया है, अभी होना शुरू हुआ है, हो नहीं गया है। उठो। क्या? उठो और चलो, यहाँ बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं। कहाँ चलो? वापस घटना स्थल पर। हमें घटनास्थल का एक चक्कर लगाना चाहिए। फ़ायदा? हो सकता है भीतर जो कुछ मनोहर सिंह को दिखाई दिया वह हमें भी दिखाई दे जाए। कैसे हो सकता है? अगर हत्यारे ने पीछे किसी सबूत को बरकरार छोड़ना था तो उसे मनोहर सिंह का कत्ल करने की क्या जरूरत थी? कत्ल का मकसद मनोहर सिंह की जुबान बंद रखना भी रहा होगा। मैंने पहले भी कहा है कि जरूर उसने हत्यारे को उसकी किसी हरकत में रंगे हाथों पकड़ा होगा। लेकिन अब हिलोगे भी? प्यारियों,
अभी तो ज़रा मज़ा आना शुरू हुआ था, लौट कर यहीं आ जाएंगे। मुझे किश्तों में नशा करने का मज़ा नहीं आता। ठीक है, तुम बैठो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं प्यारियों, रमाकांत तत्काल उठा। अकेले बैठे दारू पीने में क्या मज़ा है, बाहर तो यारों से है। यारा गया तो बाहर गई। प्यारियों, यारा नाल बहारे मेले मित्रा दे। रमाकांत ने बिल चुकाया। बिल चुकाते चुकाते ही उसने जानी वाकर ब्लैक लेबल का एक डबल पैक और पिया और फिर तृप्तिपूर्ण ढंग से चटकारी लेता हुआ सुनील के साथ हो लिया। इमारत में घुसना मुमकिन होगा, रास्ते में रमाकांत बोला। अफरा तफरी खत्म हो चुकी है। सुनील दूर इमारत की दिशा में जागता हुआ बोला, लेकिन मुख्य द्वार से भीतर दाखिल होना शायद मुमकिन नहीं होगा। वहाँ जरूर एकाध पुलिसिया तैनात होगा। तो फिर हम गली वाला दरवाज़ा ट्राई करेंगे, शायद वो अभी भी खुला हुआ हो। न खुला हुआ होता तो इमारत के पूर्वी विंग में चलेंगे और सोनी को तलाश करेंगे, जिसके पास बीच के दरवाजे की एक चाबी उपलब्ध है। भीतर हमें पुलिस ने पकड़ लिया तो जो होगा देखा जाएगा। ओहो, रमाकांत अकड़ कर बोला, देखा जाएगा जो होगा। एक खूबी तो है विस्की में, क्या हौसले बुलंद हो जाते हैं। हर विस्की में यह खूबी नहीं प्यारियों, सिर्फ अमरीक सिंह काले बिल्ले में यह खूबी है, या फिर बापेदी पसंद में। तुम्हारे लिए, मेरे लिए ही सही। रमाकांत एक क्षण ठिठका और फिर बोला, तुमने उस चूहे की कहानी नहीं सुनी जो विस्की की बोतल में पूछ डुबो डुबो कर और फिर पूछ चाट चाट कर ढेर सारी विस्की पी गया था? कौन सी कहानी? अरे उस चूहे की कहानी जो ढेर सारी विस्की पी गया था। माई वेणु जब नशा होया तो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और छाती फुलाकर गर्ज कर बोला, कहाँ है बिल्ली साली का रेप कर दूंगा। बढ़िया चुटकुला है, सुनील जमाई लेता हुआ बोला। तब भी बढ़िया था जब सन 65 में मैंने इसे पहली बार सुना था। रमाकांत आंखें निकाल कर बोला, तो पहले क्यों नहीं बोला? मैंने खास पूछा था, तब मुझे क्या पता था कि तुम क्या सुनाने वाले हो। माइयवा चुलाए दिया मस्करिया माँ बेन नाल। बात विस्की और हौसले की जुगलबंदी की हो रही थी। बात यह हो रही थी कि विस्की से हौसले बुलंद हो जाते हैं। हाँ, जब चूहे के हो जाते हैं तो आदमी के बच्चे की तो बात ही क्या है। वे घटनास्थल पर पहुँचे। इमारत का पांडे की ओर वाला विंग अंधेरे में डूबा हुआ था और उसके मुख्य द्वार पर 2 पुलिसिये तैनात थे। खामोशी से वे बाजू की गली में पहुँचे। उधर का दरवाज़ा उन्होंने बंद पाया। अब रमाकांत बोला, सोनी को तलाश करते हैं। सुनील एक क्षण ठिठक कर बोला, बशर्ते कि उसे पुलिस न पकड़ ले गई हो। ऐसी संभावना है तो सही। वे पूर्वी विंग में पहुँचे। सोनी वहाँ उपलब्ध थी। वो उन्हें अपने बेडरूम में मिली। पुलिस ने तुम्हें कुछ नहीं कहा? सुनील बोला। नहीं, सोनी बोली, फिलहाल नहीं कहा। फिलहाल? हाँ, पुलिस हेडक्वार्टर से एक नया इंस्पेक्टर आया है जो कि अब केस की तफ्तीश कर रहा है। कौन? इंस्पेक्टर प्रभुदयाल। फिर तो हो गया काम। वो नहीं बख्शने वाला किसी को। वो कॉन्टेंसा को ताला लगाकर चाबियां अपने साथ ले गया है। ओह, यानी कि तुम्हारे ऊपर नजरे इनायत होगी उसकी। आज ही होगी। वो लौटकर आने को कह गया है। कह क्या गया है? धमकी दे गया है। गया कहाँ है? थाने में। सबके बयान फिर से ले रहा है। तुम्हारे पास वो अभी लौट कर आएगा। हाँ, इस बीच तुमने अपना कोई अगला रूट तो निर्धारित कर ही लिया होगा। सोनी ने आंखें तरेर कर उसकी तरफ देखा। सुनील ने उस घूरने की परवाह नहीं की। एक बात बताओ, एकाएक सोनी बोली। क्या? पुलिस की निगाह में प्राइम सस्पेक्ट अभी भी ड्राइवर मोहनलाल ही है, लेकिन वह अपने जुर्म का इकबाल तो नहीं कर रहा है। वो तो पुलिस के सामने गला फाड़कर चिल्ला रहा था कि वह बेगुनाह था, उसे फंसाया जा रहा था। अगर वो ये दुहाई देना बंद कर दे, क्या मतलब अगर वो चुपचाप कबूल कर ले कि उसने मेरे चाचा का कत्ल किया था और बाद में इंस्पेक्टर मनोहर सिंह का भी। हाँ, वो ऐसा कहेगा। हाँ, क्या किस्सा है? वो कहता है कि अगर उसकी बीवी की जान बचाने के लिए, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी कराने के लिए दरकरार रकम उसे अदा कर दी जाए तो वह अपना गुनाह कबूल कर लेगा, जो कि उसने नहीं किया। वो कहेगा कि उसी ने किया है। यह बात उसने अपनी तरफ से कही है कि तुमने उसे कोई पट्टी पढ़ाई है।
उसने अपनी तरफ से कही है। वो पुलिस की हिरासत में नहीं है, अभी नहीं। उसका हिरासत में न होना ही इस बात का सबूत है कि उस नए इंस्पेक्टर को, प्रभुदयाल को, उसकी बेगुनाही का यकीन है। लेकिन जब वो अपना इकबालिया बयान देगा कि दोनों कत्ल उसी ने किए हैं तो तुम्हारी और शशांक की जान छूट जाएगी, है ना? तुम लोग अपनी जान को सांसद से निकालने के लिए एक बेगुनाह को फांसी पर चढ़ जाने दोगे? अपनी एक कीमत के बदले में जब वो खुद ख्वाहिशमंद है ऐसा कदम उठाने के लिए, तो हम उसे क्यों रोके? क्योंकि यह नाइंसाफ़ी है जो कि खुद उसे कबूल है। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, होती होगी। वह लापरवाही से बोली, जो कि दौलत की सूंघ लगते ही तुम्हारे में से उड़ गई मालूम होती है। ये आदर्शवादी बातें रहने दो, प्रैक्टिकल बात करो। तुमने कत्ल किया है? नहीं। शशांक ने? नहीं। तो फिर तुम क्यों एक बेगुनाह को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का सामान कर रही हो? महज इसलिए क्योंकि तुम्हें पुलिस के हाथों कोई जहमत उठाना गवारा नहीं। महज इसलिए क्योंकि अब ऐसी सेवाओं की कीमत अदा करने की स्थिति में आ गई हो। दूसरी बात ज़्यादा सही है। वह पूरी बेशर्मी से बोली, अब तो मैं तुम्हारी भी किन्हीं सेवाओं की कीमत अदा कर सकती हूँ। मेरी सेवाएं बिकाऊ नहीं है। कौन सी चीज़ है इस दुनिया में जो बिकाऊ नहीं है? सिर्फ कीमत पर बहस होती है मिस्टर। कोई चीज़ सस्ती बिकती है, कोई महंगी तो कोई और महंगी। तुम्हारी खुद की क्या कीमत है? एकाएक रमाकांत बोला। क्या मतलब? सोनी तीखे स्वर में बोली। तुम सस्ती हो, महंगी हो या और महंगी हो, अपनी कीमत बोलो। मैं अभी वो कीमत अदा करता हूँ और फिर हम दोनों यार यहीं तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हें। ओ शट अप डैम यू, सोनी भड़क कर बोली। शट योर फिल्दी माउथ। फिल्दी माउथ तो तुम्हारा है, सुनील बोला। जुबान तो तुम्हारी काली है और दिल भी। तुम्हारे चाचा तुम्हारे बारे में जो कहता था एकदम ठीक कहता था। जो कहना था कह गया साला चाचा। अब कहाँ रखा है चाचा? पुलिस को तुम इस बात का क्या जवाब दोगी? तुम्हारी कॉन्टेंसा चलाई होने का दावा करने के बावजूद उसकी माइलेज लॉन्ग बुक की आखिरी एंट्री से आगे नहीं बढ़ी है। उसका जवाब भी मोहनलाल देगा। क्या कहेगा वो? कि कार वह चला रहा था? नहीं, वो कहेगा कि जब मैं कार लेकर वापस लौटी थी तो उसने स्पीडोमीटर को लॉन्ग बुक वाली एंट्री में वापस सेट कर दिया था, मुझे शक के दायरे में लाने के लिए, मेरा झूठ पकड़वाने के लिए। वो कहेगा कि अपना अपराध मेरे सिर पर थोपने का उसका पहले से इरादा था। वो रिवाल्वर और 50,000 रुपये के नोट भी यहाँ मेरे बेडरूम में प्लॉट करना चाहता था, लेकिन उसका दाव नहीं लगा था। पुलिस उसकी उपेक्षा से कहीं ज़्यादा जल्दी उसके सिर पर आन धमकी थी। कहानी तो अच्छी गढ़ी है। मोहनलाल सयाना आदमी है। वो तो है। वो है कहाँ इस वक्त? अपने क्वार्टर में। मैं उससे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। कर लो जाकर। 1 मिनट क्या 1 घंटा कर लो, लेकिन वो अपने इरादे से टलने वाला नहीं। ऐसी कोई कोशिश करोगे तो अपना वक्त ही बर्बाद करोगे। बीच के दरवाजे की चाबी भी एक बार फिर दो। वो किस लिए? मैं पांडे वाले विंग का एक चक्कर लगाना चाहता हूँ। सीधे रास्ते से क्यों नहीं जाते? उधर पुलिस तैनात है। ओह, चोरों की तरह भीतर दाखिल होना चाहते हो? हाँ, लेकिन तुम खातिर जमा करो। हम वहाँ पकड़े गए तो तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। ये भी नहीं कहेंगे कि बीच के दरवाजे की चाबी तुमने हमें मुहैया करवाई थी। तो क्या कहोगे? हम कहेंगे कि हम बाजू की गली में पड़ने वाले बेसमेंट के दरवाजे से भीतर घुसे थे, जो कि हमें खुला मिला था। सोनी ने चाबी सुनील को सौंप दी। एक टॉर्च भी चाहिए, सुनील बोला। उधर की बत्तियां तो बिगड़ चुकी हैं। सोनी ने टॉर्च भी उन्हें सौंपी। दोनों ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके बेडरूम से बाहर निकल आए। कितनी कमीनी लड़की है, बाहर सुनील बोला। बहुत ज़्यादा कमीनी प्यारियो, रमाकांत बोला। अत्यधिक कमीनी। पैसा अभी हाथ में नहीं आया, लेकिन उसका इस्तेमाल उसके दम पर गरजना बरसना पहले से ही शुरू कर दिया है पट्टी ने। वे गैरेज के ऊपर बने मोहनलाल के क्वार्टर में पहुँचे। उन्होंने उसे एक पलंग पर बैठे विस्की पीते पाया। हमें जानते हो? सुनील ने पूछा। मैंने आप लोगों को पल्ली तरफ देखा था। वह नशे की थरथराती आवाज़ में बोला। साहब के कत्ल के बाद
जब वहाँ पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई थी। पीछा छोड़ कैसे दिया उन्होंने? कहाँ छोड़ा है? कभी भी दोबारा पकड़ मंगवाएंगे। अभी ही पुलिस ये यहाँ आ धमके तो कोई बड़ी बात नहीं। हम सोनी के दोस्त हैं। उसी के हित में हम तुमसे एक आध बात पूछना चाहते हैं। हम उसी के भेजे यहाँ आए हैं, रमाकांत बोला। वो कहती थी कि तुम हमारे किसी सवाल का जवाब देने से इनकार नहीं करोगे। मैडम जो कहेगी, मोहनलाल धीरे से बोला। मैं करूँगा। गुड, सुनील बोला। क्या यह सच है कि तुम साहब की कार चोरी से चलाते हो, उसका स्पीडोमीटर डिस्कनेक्ट करके? हाँ, वह बोला। आज शाम को कत्ल के वक्त के आसपास साहब की कौटंसा तुम लेकर गए हुए थे? हाँ, अपनी बीबी से मिलने। हाँ, तुम जानते हो यह इकलौती बात तुम्हारी बेगुनाही साबित कर सकती है। कत्ल के वक्त जब तुम यहाँ थे ही नहीं तो तुम कत्ल कैसे कर सकते थे? मैं अब अपनी बेगुनाही साबित करने का ख्वाहिशमंद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुम सोनी मैम साहब से अपनी जान का सौदा कर रहे हो। अपनी बीबी की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बेगुनाह फांसी पर चढ़ जाने को भी। हाँ, तुम्हारी बीबी से यह बात छुपी रहेगी कि कैसे तुमने उसकी जान बचाने का सामान किया है। उसे कुछ नहीं मालूम होगा। उसके ऑपरेशन के बाद अगर मालूम हो भी जाएगा तो तब तक उसके सिर पर से मौत का खतरा टल चुका होगा और तुम्हारे सिर पर सवार हो चुका होगा। हाँ, तुम्हारी बीबी को अपनी ऐसी ज़िंदगी कबूल होगी। मैंने कहा ना, उसे कुछ मालूम नहीं होगा। होगा? कैसे होगा? हम बताएंगे। क्या? फिर तुम्हारी बीबी यह बयान देगी कि साहब की हत्या के वक्त तुम उसके पास थे। लेकिन जब मैं खुद अपने मुंह से कत्ल का इकबाल करूँगा तो? यूँ इकबालिया बयान चलने लगे तो किसी साधन संपन्न मुजरिम को सजा न हो। हर कोई पैसे के जोर से ऐसा इकबालिया बयान खरीद ले और खुद सजा से बच जाए। इकबालिया बयान भी पड़ताल के बाद ही कबूल किया जाता है। साहब, आप ऐसा मत करना। आप मेरी बीबी को कुछ न बताना। तुम मूर्ख हो। तुम सोनी की बातों में आ गए मालूम होते हो। उसकी दौलत की चकाचौंध ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। तुम दूसरे का इल्ज़ाम अपने सिर ओढ़ने की कोशिश करोगे तो यह बहुत बड़ा गुनाह होगा। मुझे गुनाह कबूल है। अपनी बीबी की जान बचाने के लिए मुझे कुछ भी कबूल है। यानी कि तुम बयान ज़रूर दोगे कि कत्ल तुमने किए हैं। हाँ, अभी तुम नशे में हो। फिलहाल तुम्हें मेरी यही राय है कि जो बयान देना, नशा उतरने के बाद देना और उस पर एक बार ठंडे दिमाग से फिर विचार कर लेने के बाद देना। ओके? उसने सहमति में सिर हिलाया। हम चलें? आप मेरी बीबी के पास तो नहीं जाएंगे? फिलहाल तो नहीं जाएंगे। दोनों वहाँ से विदा हो गए। इमारत के प्रकाशक वाले विंग में गुप्त अंधेरा था। टॉर्च का सहारा न होता तो वे अंधेरे में टकरे मार रहे होते। भीतर सब जगह जलती चीज़ों की गंध अभी भी विद्यमान थी। वे उस हॉल में पहुँचे जहाँ की लेखक का सम्मान समारोह हुआ था और जिसका समापन लेखक के कत्ल के साथ हुआ था। कुर्सियाँ वहाँ बदस्तूर लगी हुई थी। फर्श पर पानी फैला हुआ था। हालांकि लगता नहीं था कि बेसमेंट में लगी आग यहाँ तक पहुँची थी। वे कुर्सियों की आखिरी कतार के पीछे लगे दोनों तरफ के खुले हुए शेल्फ के पास पहुँचे। मैंने, सुनील धीरे से बोला, पांडे पर यह संभावना व्यक्त की थी कि गोली इस शेल्फ में रिवॉल्वर वाला हाथ डालकर चलाई गई थी। वह टॉर्च की रोशनी एक एक शेल्फ पर फिराने लगा। पांडे कहता था कि यह मुमकिन नहीं था। शेल्फ के बॉटम और किताबों के टॉप के बीच इतनी जगह नहीं थी कि उसमें रिवॉल्वर समेत हाथ डाला जा सकता। ठीक तो कहता था, रमाकांत बोला। कहाँ है जगह? जगह तो न ऊपर है और न आजू बाजू। ठसाठस तो भरा हुआ है यह रैंक किताबों से। लेकिन फिर भी मेरा दिल गवाही दे रहा है कि गोली यहीं से चली थी। जरूर ऐसा ही कुछ इंस्पेक्टर मनोहर सिंह के जेहन में था। उसने जरूर यहाँ कुछ देखा था जो कि हमें भी दिखाई देना चाहिए। वो कुछ कत्ल के बाद कातिल ने क्या बरकरार रहने दिया होगा? शायद रहने दिया हो। शायद उसे मौका न मिला हो कत्ल के बाद कुछ भी करने का। शायद ऐन उसी घड़ी फायर ब्रिगेड वाले यहाँ घुस आए हों जबकि वह कुछ का कुछ करने जा रहा था और उसे आनन फानन यहाँ से कूच कर जाना पड़ा हो। प्यारियों, उस कुछ का नाम भी तो लो, डिफाइन तो करो उसे। क्या भला हुआ वो कुछ?
क्या वो कुछ? यह देखो, एकाएक सुनील उत्तेजित स्वर में बोला। उसने टॉर्च की रोशनी अपनी आंखों के ऐन सामने पड़ने वाले एक शेल्फ पर स्थिर कर दी हुई थी। क्या देखूं? रमाकांत उत्सुक भाव से आगे को गर्दन निकालकर बोला। यहाँ की एक किताब गायब है, जिसकी वजह से जो खाली जगह बनी है उसके ऐन सामने स्टेज पर बना डायस है, जहाँ खड़ा होकर फौजदार भाषण दे रहा था। सुनील ने अपनी तर्जनी उंगली तानकर अपना हाथ उस खाली जगह में यूं डाला जैसे वह रिवॉल्वर ताने हो। देखो हाथ किस खूबी से इस खाली जगह में घुस जाता है। मैं कहता हूँ गोली यहीं से चलाई गई थी। रमाकांत का सिर अपने आप सहमति में हिलने लगा। सुनील ने खाली जगह के दाएं बाएं की किताबों का बारी बारी से मुआयना किया। यह वह बोला, रीडर डाइजेस्ट की 3 भागों में प्रकाशित डिक्शनरी है। पहला और तीसरा भाग यहाँ मौजूद है, बीच में से दूसरा भाग गायब है। वह दूसरा भाग जरूर रिवॉल्वर वाले हाथ के लिए जगह बनाने के लिए यहाँ से हटाया गया था। यानी कि मेरा ख्याल मुकम्मल तौर से गलत नहीं था। गोली अगर यहाँ लगी किताबों के ऊपर से चलना संभव नहीं था, तो यूँ किताबों में जगह बनाकर उनके बीच से चलाना संभव था। ऐसे ठीक कह रहे हो प्यारियों। सुनील ने किताबों के बीच की खाली जगह में से अपना हाथ वापस खींच लिया। गोली यकीनन यहीं से चलाई गई थी। 3 भागों की डिक्शनरी का एक भाग गायब होना इस बात का अपने आप में सबूत है। 3 भागों की डिक्शनरी का केवल एक भाग कौन खरीदेगा? कोई खरीदार तो शायद निकल भी आए, लेकिन दुकानदार भला एक कैसे बेचेगा? यह तो सेट में बिकने वाली चीज़ है। या तो तीनों भाग इकट्ठे बिकेंगे या एक भी नहीं बिकेगा। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा हूँ। यहाँ से डिक्शनरी का एक भाग बिक्री के लिए नहीं, रिवॉल्वर और उसको थामने वाले हाथ के लिए जगह बनाने के लिए निकाला गया है। निकाला तो गया प्यारियों, लेकिन काम हो जाने के बाद वापस अपनी जगह पर क्यों नहीं रखा गया? इसका एक ही जवाब मुमकिन है। बाद में हत्यारे को ऐसा करने का मौका हासिल नहीं हुआ था। वो मौका मुहैया कराने के लिए हत्यारे ने बेसमेंट में आग लगाई, ताकि इमारत खाली हो जाए और उसे अपना यह अधूरा काम मुकम्मल करने का मौका मिल जाए। अब जब हत्यारा अपना यह काम करने के लिए यहाँ आया, तो उसकी बदकिस्मती से ऊपर से इंस्पेक्टर मनोहर सिंह भी आ गया और उसकी रंगे हाथों पकड़े जाने जैसी हालत हो गई। नतीजतन हत्यारे ने मनोहर सिंह को भी शूट कर दिया। कोई आ रहा है, रमाकांत बोला। सुनील ने तत्काल टॉर्च बुझा दी और कान लगाकर सुनने लगा। दूर कहीं से करीब आते कदमों की हल्की हल्की आहट आ रही थी। आवाज़ बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ से आ रही है, सुनील फुसफुसाया। रमाकांत ने सहमति में सिर हिलाया। सुनील ने उसकी बाँह थामी और उसे ऊपर की जाती सीढ़ियों की तरफ धकेला। दोनों दबे पांव सीढ़ियों पर पहुंचे और ऊपर चढ़ गए। ऊपर रेलिंग के पास पहुंचकर वे ठिठके और आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे झांकने लगे। बेसमेंट की सीढ़ियों के दहाने पर एक बार टॉर्च की रोशनी चमकी और फिर बुझ गई। एक साया दहाने पर प्रकट हुआ और दबे पांव उसी खुले शेल्फ की तरफ बढ़ा जिस पर से अभी सुनील और रमाकांत हटे थे। टॉर्च फिर जली। साया टॉर्च की रोशनी खुले शेल्फों पर डालने लगा। रोशनी शेल्फों पर से प्रतिबिंबित होकर साय के चेहरे पर पड़ी। दोनों ने साय को साफ पहचाना। वह सुब्रतो मंजुमदार था। यह भीतर कैसे आया? रमाकांत फुसफुसाया। जाहिर है कि बेसमेंट के रास्ते। सुनील भी वैसे ही फुसफुसाया। यहाँ तो हमने दरवाजे को ठीक से चेक नहीं किया था, या फिर इसको उस दरवाजे को खोल लेने का कोई साधन उपलब्ध था। टॉर्च की रोशनी अब शेल्फ से हटकर चारों तरफ घूमने लगी थी। रोशनी सीढ़ियों पर भी पड़ी, लेकिन वे दोनों रोशनी के दायरे के बहुत ऊपर मौजूद थे। रोशनी सीढ़ियों पर से फिसली और बाकी दीवारों पर पड़ती वापस खुले शेल्फ तक लौटी। फिर रोशनी बुझ गई, लेकिन मज्जुमदार शेल्फ के पास से न हटा। वह वहीं ठिठका खड़ा रहा। स्तब्ध वातावरण में उसकी भारी सांसों की आवाज़ साफ गूंज रही थी। क्या करे? रमाकांत फुसफुसाया। कुछ नहीं, यह आदमी हथियारबंद है। यहाँ हमारी हैसियत एक चोर जैसी है, इसकी भी तो है। फिर भी मौजूदा हालात में यहाँ इससे उलझना ठीक नहीं होगा। यह कर क्या रहा है यहाँ? पता नहीं। वो जा रहा है। टॉर्च रोशनी अब फर्श पर पड़ने लगी थी। मज्जुमदार शेल्फ के पास से हटकर वापस सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था। वो कहीं ऊपर ना आ जाए। हम और ऊपर हो जाते हैं।
वे दबे पांव बाकी सीढ़ियां तय करके पहली मंजिल वाले हॉल में पहुंच गए और वहां की अलमारी की ओट में हो गए। नीचे बेसमेंट की सीढ़ियों के दहाने के करीब फर्श पर टॉर्च चमकी। फिर रोशनी वहां से हटकर ऊपर को आती सीढ़ियों पर पड़ी। मजूमदार सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर ही आ रहा है प्यारियों, रमाकांत फुसफुसाया। खामोश। मजूमदार ऊपर पहुंचा, लेकिन वहां रुकने के स्थान पर वह ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। टॉर्च वह रुक रुक कर बहुत कम वक्त के लिए जला रहा था। वे दबे पांव ऊपर जाती सीढ़ियों के दहाने पर पहुंचे। पांडे के ऑफिस में जाता मालूम हो रहा है, सुनील फुसफुसाया। और कहाँ जाएगा? रमाकांत ने सहमति व्यक्त की। और तो ऊपर खाली हाल ही है। ऊपर चलें? मूर्खता होगी प्यारियों। वो एकाएक लौट पड़ा तो हम उसकी निगाहों से छुप नहीं सकेंगे। ठीक है। वे ठिठके खड़े रहे। फिर सीढ़ियों के करीब टॉर्च की रोशनी चमकी। वे फिर अलमारी की ओट में हो गए। मजूमदार सीढ़ियां उतर रहा था। इस बार वह सीधा बेसमेंट तक सीढ़ियां उतरता चला गया। जा रहा है, रमाकांत बोला। जाने दो, सुनील बोला। जरा ऊपर चलो। ऊपर कहाँ? पांडे के ऑफिस में। हाँ, दोनों पांडे के ऑफिस में पहुँचे। सुनील ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ दौड़ाई। टॉर्च की रोशनी फौजदार की तस्वीर के पहलू में ठिठकी। वहाँ उसकी फ्रेमशुदा वसीयत मौजूद नहीं थी। वसीयत कहाँ गई? सुनील के मुंह से निकला। अभी मजूमदार ले गया होगा, रमाकांत बोला। माइयवा यहाँ आया ही इसलिए होगा। उसे वसीयत यूँ चोरी करने की क्या जरूरत थी? कोई तो वजह होगी। कोई वजह नहीं। उसकी चोरी चले जाने में या नष्ट हो जाने में उसी का नुकसान है। तो फिर वह उसकी हिफाजत के लिए उसे यहाँ से ले गया होगा। अब वसीयत को यहाँ क्या खतरा था? खतरा तो तब था जब यहाँ आग लगी थी। यह भी ठीक है। फ्रेमशुदा वसीयत को वो कोई कोट की जेब में तो रख नहीं सकता था। वसीयत उसके हाथ में होती तो हमें ज़रूर उसका आभास मिला होता। उसने कागज़ को फ्रेम से निकाल लिया होगा और फ्रेम फेंक दिया होगा। फ्रेम कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। वो बाहर कहीं हो सकता है। अभी भी यहाँ की खिड़की खुली है। वो नीचे गली में पड़ा हो सकता है। हमें मजूमदार के पीछे पड़ना चाहिए। यूँ कम से कम हाथ के हाथ पता लग जाएगा कि वसीयत को यहाँ से ले गया था या नहीं। ठीक है प्यारियों। तत्काल दोनों वहाँ से निकले और सीढ़ियों की ओर लपके। जिस रास्ते से वहाँ पहुँचे थे उसी रास्ते से वे बाहर निकल गए। वे पूर्वी विंग के कंपाउंड में पहुँचे, जहाँ की रमाकांत की मारुति खड़ी थी। वे कार में सवार होकर वहाँ से निकले और मेन रोड पर पहुँचे। वो रहा, सुनील बोला। मजूमदार लंबे डग भरता हुआ फुटपाथ पर चल रहा था और टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ रहा था। यह टैक्सी लेने की फिराक में है, सुनील बोला। हमने इसका पीछा करना है। रमाकांत ने सहमति में सिर हिलाया। टैक्सी स्टैंड से मजूमदार एक टैक्सी पर सवार हुआ। टैक्सी वहां से रवाना हुई। रमाकांत ने चुपचाप अपनी कार उसके पीछे लगा दी। नगर की विभिन्न सड़कों पर दौड़ती हुई टैक्सी मुगल बाग पहुंची। वहां की एक बहुमंजिल इमारत के सामने टैक्सी रुकी। मजूमदार उसमें से बाहर निकला। उसने टैक्सी का भाड़ा चुकाया और इमारत में दाखिल हो गया। टैक्सी आगे बढ़ी। रमाकांत ने एक टैक्सी की जगह अपनी कार ला खड़ी की। दोनों कार से बाहर निकले। मजूमदार इमारत की लॉबी में नहीं था, लेकिन एक लिफ्ट उस घड़ी ऊपर जा रही थी। दोनों इंडिकेटर को देखने लगे। इंडिकेटर के मुताबिक लिफ्ट चौथी मंजिल पर जाकर रुकी। लॉबी में एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर कई नेम प्लेट टंगी हुई थी। सुनील ने उस बोर्ड पर निगाह दौड़ानी शुरू की। उस पर लिखा था, सुब्रतो मंजूमदार, फ्लैट नंबर 4B। उनकी मर्जी है प्यारियों, रमाकांत बोला। मर्जी तो इस आदमी से बात करने की है, लेकिन अगर यही आदमी दो दो हत्याओं का अपराधी हुआ तो यह हमारे साथ किसी खतरनाक ढंग से पेश आ सकता है। हम दो हैं, वो अकेला है। भुगत लेंगे साले को। अगर उसने गोली चला दी तो? इतनी बड़ी पूरी इमारत में क्या गोली चलाएगा वो? सेल्फ डिफेंस के लिए गोली कहीं भी चलाई जा सकती है। हम उसे ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं देंगे। तुम उसकी कॉलबेल बजाना। जब वह बाहर निकले तो तुम उसका ध्यान अपनी तरफ लगा रखना। मैं चुपचाप उस पर झपट पड़ूंगा। फिर हम उसकी रिवॉल्वर ही छीन लेंगे। कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। सदके जावा। बखेड़े से डर लग रहा था तो उसके पीछे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? यह भी ठीक है। जो फैसला करना है जल्दी करो। ठीक है, ऊपर चलते हैं और तुम्हारी वाली राय पर ही अमल करते हैं।
दोनों चौथी मंजिल पर पहुंचे। फ्लैट नंबर 4B पर भी सुब्रतो मंजुमदार की नेम प्लेट टंगी हुई थी। जरूरी थोड़े ही है, सुनील बोला, कि वह यहाँ अकेला ही रहता हो। प्यारियो, अब ये बातें छोड़ो, रमाकांत तनिक झुंझला कर बोला, जो होगा सामने आ जाएगा। अच्छा। रमाकांत फ्लैट के दरवाजे के एक पहलू में चिपक कर खड़ा हो गया। घंटी बजा, वह बोला। सुनील ने घंटी बजाई और दरवाजे के एंड सामने खड़ा हो गया। दरवाज़ा खुलने की प्रतीक्षा में किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर सुनील ने टॉर्च निकालकर अपने हाथ में ले ली। टॉर्च मजबूत थी, हथियार का काम दे सकती थी। क्यों न वह मजूमदार जैसे आदमी के साथ आक्रमणकारी रुख अपनाए। उसने टॉर्च को मजबूती से थामा और टॉर्च वाला हाथ अपनी पीठ पीछे कर लिया। उसकी निगाह दरवाज़ा खोलने वाले पर तत्काल झपट पड़ने को तत्पर रमाकांत से मिली। रमाकांत ने आंखों आंखों में टॉर्च को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के उसके इरादे का अनुमोदन किया। दरवाज़ा खुला। सुनील ने तत्काल टॉर्च वाला हाथ अपने सिर से ऊपर तान लिया। रमाकांत छलांग लगाने को तैयार हो गया। फिर दोनों उन्हीं मुद्राओं में जैसे फ्रीज हो गए। दरवाजे की चौखट पर जहां मजूमदार को प्रकट होना चाहिए था, वहां दो वर्दीधारी पुलिसिया खड़े थे। सुनील का टॉर्च वाला हाथ अपने आप नीचे झुकने लगा। वह खिसियाया सा दोनों पुलिसियों को देखने लगा, जिनमें से एक इंस्पेक्टर मनोज सिंह का शुक्ला नाम का एएसआई था। यह क्या मजाक है? शुक्ला कड़क कर बोला, तुम मुझ पर हमला करने वाले थे? नहीं, सुनील टॉर्च को जेब के हवाले करता हुआ बोला। और तुम भी? शुक्ला रमाकांत से बोला, तुम भी हम पर झपटने को आमादा थे। और नहीं मालको, रमाकांत हड़बड़ाए स्वर में बोला, भला सरकार पर कोई झपटता है? तभी उन दोनों के पीछे मजूमदार प्रकट हुआ। लगता है, वह बोला, इन दोनों की तैयारियां मेरे लिए थी। वह सुनील से संबोधित हुआ। क्यों जनाब, मैं ठीक कह रहा हूँ? आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।